डिनर के बाद रियांश और स्मृति कमरे में जा रहे होते हैं। स्मृति थोड़ा उससे पीछे चल रही थी। उसे रियांश से बात भी करनी थी। वो अंदर ही अंदर गुस्सा थी। नीचे खड़े छवि और ऋषा मुस्कुराकर हाई फाई देते हैं। जैसे रियांश अपने रूम का दरवाजा खोलता है, उसके होश भागता हो जाते हैं। वो वहीं ठिठक जाता है। स्मृति उसे ऐसे खड़ा देखकर जब अंदर की ओर बढ़ती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अंदर पहुंचते ही स्मृति के भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। पूरे रूम में बढ़िया सी फ्रेग्रेंस थी। हर कोने में फूल लगे हुए थे। साथ ही मोमबत्तियां जल रही थी और बेड को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इतनी सजावट देखकर स्मृति का दिल और जलने लगा था। पहले ही उसके साथ कम हुआ, जो यह भी देखने को बाकी था। ससुराल में उसकी पहली रात की अच्छी तैयारी की गई थी। स्मृति अभी सब घूरे जा रही थी। रियाज जो उसके पीछे खड़ा था, स्मृति से हल्का सा टकराते हुए अंदर जाता है और सारी सजावट को खराब करने लगता है। वो सारे फूलों को नोचकर नीचे फर्श पर फेंक रहा था। अभी स्मृति को सफाई देना तो बाकी ही था। ऐसे में ये सब देखना उसके लिए और अप्रिय था। थोड़ी देर में सब बर्बाद करने के बाद रियांश रूम में लगे टेरेस पर चला जाता है। रेलिंग पकड़कर गहरी सांस लेता है। पीछे रूम में खड़ी स्मृति बुद्ध बनी सब देख रही थी। उसे रियांश से बात करनी थी या शायद शिकायत। सुबह के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो गुस्से से रियांश को देखती है और उसके पास पहुंचती है। उसके कदमों की आहट सुन रियांश पीछे पलटता है। वह देखता है स्मृति नाराजगी से उसे घूर रही थी और जब उसकी नज़र मांग में पड़े सिंदूर पर जाती है तो दुख से अपनी आंखें बंद कर लेता है। यही चाहते थे ना तुम? वो काफी रोज से बोली। स्मृति रियान बोलने का हुआ मगर वो चुप करा देती है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत वादे किए थे तुमने और तुम्हारे दोस्त ने। अब कहाँ गया तुम्हारा वादा? तुमने कहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर मुझे तकलीफ हो रही है और अब बहुत ज्यादा हो रही है। क्या कहा था तुमने? नकली शादी? ये थी तुम्हारी नकली शादी? हाँ। अरे तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? क्या कहूंगी सबसे? मैंने शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए। मेरे घर वाले चाहे जैसे हैं, लेकिन उन्हें हक है सब जानने का। वो मुझे कैसे अपनाएंगे? मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? बोलो कैसे? और और ये सब हुआ ही क्यों? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। वो रोती हुई बोली। रियांश चुपचाप उसे सुन रहा था। हाँ, वह भी मान रहा था कि उसकी गलती है, लेकिन तब उसे कुछ और समझ ही नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पहले ये सब सोच रखा हो? हाँ, ये सब तुम्हारी चाल थी ना, मुझे ट्रैप करने की। बोलो क्यों किया ऐसा तुमने? जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचाना। वो बेहद गुस्से में बोली। स्मृति, मुझे माफ कर दो। क्या करूं तुम्हारी माफी का? सब नॉर्मल हो सकता है, इससे पहले जैसा कुछ नहीं ठीक होगा। मुझे जबरदस्ती इस पति पत्नी के रिश्ते में बांध दिया। एक बार भी मुझसे पूछा तुमने? जो आया अपनी मर्जी से कर दिया। ट्रस्ट मी, ये कोई चाल नहीं है। जो हुआ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। माँ को देखा ना तुमने, वो कितनी जिद कर। बस करो, मैं तुम्हारी माँ की बात नहीं कर रही। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तुम सुनो तो सही। अगर मेरी बात सुनोगी ही नहीं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर रही हो? अब एक्सप्लेन करने को बचा क्या है? चलो ठीक है, सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। करो एक्सप्लेन। प्लीज कम डाउन। पहले कमरे में चलो, वहां बात करते हैं। रियांश बोलकर आगे बढ़ता है, पर स्मृति वहीं खड़ी रहती है। स्मृति प्लीज, अंदर चलो। नहीं, तुम यहीं बोलो, वो जिद भरे स्वर में बोली। मैं नहीं चाहता कि हमारी बातें कोई सुने। हम दोनों इस वक्त टेरेस पर हैं और नीचे खड़े गार्ड्स तक आसानी से हमारी बातें पहुंच सकती हैं। इसलिए अंदर चलो। पर स्मृति फिर भी नहीं हिलती। रियाज को अब गुस्सा आने लगता है। वो खुद को शांत कर स्मृति का हाथ पकड़ लेता है और उसे कमरे में ले आया। क्या कर रहे हो? वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम जानती हो, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे ऐसे बात करे, लेकिन अभी अभी तुम कर रही थी। हाँ, मैं सुन रहा था क्योंकि मेरी गलती है। पर तुम्हें भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। स्मृति, रियान खुद को भरकर शांत करते हुए बोला। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सच में दुख है जो कुछ भी हुआ। देख रही थी ना तुम, माँ कितनी फोर्स कर रही थी उस वक्त।
मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें सच बता सकूं। यहाँ आते समय मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। और मैं ही जान रहा हूँ कि कैसे मैं जिससे बचना चाहता था वही आखिर हो गया। सबसे ज्यादा मैं फंसा हूँ। तुम नहीं समझोगी, लेकिन यह भी तो सोचो, तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंधी हो तो मैं कौन सा आजाद हूँ? बंधा तो मैं भी हूँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता दो लोगों के जुड़ने से बनता है, और वो दोनों हम हैं। मैं जानता हूँ इस रिश्ते में हम दोनों की रजामंदी नहीं, और मैं तुम्हें कब इस रिश्ते को निभाने को बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हमें पति पत्नी समझ रहे हैं ना? उसका क्या? मुझे कैसे इन सब से बाहर निकालोगे? उन्हें समझने दो, सच्चाई हमें पता है। एक बार और मौका दे दो। हमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। इस बार हम असली डिवोर्स लेंगे। अब जो होना था वो हो चुका है, मैं बदल नहीं सकता। पर जो आगे होगा उसे ठीक किया जा सकता है। बस उनके सामने तुम मेरी पत्नी होने की झूठी एक्टिंग कर लेना, और अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये तो तुम पहले भी बोल चुके हो, वो हल्के व्यंग से बोली। नहीं, इस बार की कह रहा हूँ, क्योंकि भले ही नाजुक और बेजान सा ही सही, मगर एक रिश्ता तो है ही हमारा। उसी का फर्ज निभाऊंगा। स्मृति बस उसका मुंह ही देख रही थी। पहले से वो थोड़ा शांत हुई थी, लेकिन अंदर से गुस्सा उतना ही था। प्लीज, अब सो जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, और रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, स्मृति को निराशा और थकावट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर वो कैसे सो जाए? उसकी आंखों से तो नींद उड़ गई थी। पर मैं अभी तुम्हारे जवाबों से संतुष्ट नहीं। इतनी आसानी से तुम कैसे बात खत्म कर सकते हो? आसानी? कहाँ है आसानी? खत्म नहीं कर रहा बात, जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भरोसा करना होगा। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा मैं फंसा हूँ, और इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तुम ये मत सोचना कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। नहीं, मुझे ये प्यार शादी सब फालतू लगते हैं। पर अब तो हो गई ना, चाहे जैसे हुई हो। वो उससे मुंह फेर कर बोली। अधूरी है ये शादी, ऐसे नहीं होता। ना कोई सात फेरे, ना कोई रस्म, ना मंत्रों का उच्चारण, और ना मंगलसूत्र, जो मैंने पहनाया ही नहीं। इसके बिना शादी अधूरी है। लेकिन तुम परेशान ना हो तो वो भी पहना देते, फिर सही मायने में हम दंपति बनते हैं ना। हूँ, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अब कोई फायदा नहीं इसका। स्मृति दुख से बोली। जानता हूँ ऐसा नहीं करना था, और तुम्हें बहुत दुख है, लेकिन तुम ही बताओ, अब क्या कर सकते हैं? तुमने देखा था ना, वो सब तो हमारी दोबारा शादी कराने की बात कर रहे थे। सोचो जरा, अगर वो हो जाता तो उससे बुरा क्या होता? फिर जब उससे बात नहीं बनी तो माने, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। स्मृति बस अपना सिर हिलाती है, जैसे ये नहीं होना चाहिए था। अब मेरे पास एक्सप्लेन करने को क्या ही है। प्लीज तुम रेस्ट करो, और मुझे भी इसकी ज़रूरत है। कल से मुझे अपनी कंपनी भी जाना है, बहुत सारा वर्क पेंडिंग में है। चलो अब सो जाओ। स्मृति थके कदमों से बेड की तरफ बढ़ती है। स्मृति बेड को घूर रही थी। क्या उसे और रियांश को इसी बेड पर साथ सोना है? रियांश उसका चेहरा देखकर समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है। वो बेड से एक पिलो उठाकर रूम में पड़े सोफे पर जाकर सो जाता है। मतलब स्मृति अब पूरे बेड पर अकेले ही सो सकती थी। थोड़ी देर में ही रियांश नींद के आगोश में समा जाता है। स्मृति लेटे हुए उसे देखकर कुछ सोच रही थी। वो फैसला नहीं ले पा रही थी रियांश कैसा इंसान है, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता था। लेकिन उसने फिर जब स्मृति को शांति से समझाया तो उसे थोड़ी सांत्वना मिली। थोड़ी ही सही, मगर मिली। और वो भी नींद के आगोश के हवाले हो जाती है। छवि माँ को चाय दिया। ऋचा ने ट्रे में दो चाय के कप रखते हुए बोली। जी भाभी, ये किसके लिए हैं? उसने ट्रे की तरफ इशारा किया। यह रियांश और स्मृति के लिए हैं। वैसे अभी वो उठे या नहीं? ऋचा बोली। पता नहीं, मैं तो यही सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ कि रात को हुआ क्या होगा। आई मीन रियांश और स्मृति। वो शरारत से मुस्कुराने लगी। बस करो। अगर रियांश को पता चला ना वो सारी डेकोरेशन हमने की थी, तो पता नहीं वो क्या करेगा। उसका गुस्सा जानती हो ना। हाँ, फिर भी उसे किसी लड़की के साथ इमेजिन करना काफी इंटरेस्टिंग है। किसने सोचा था कि शादी के नाम से भागने वाला रियाज
खुद एक दुल्हन ले आएगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो कल रिसेप्शन में आएगा, जब रियांश जनाब की एक तरफा प्रेम करने वाली पूर्व प्रेमिका श्वेता उन्हें कल उनके ऑफिशियल पत्नी के साथ देखेगी। वो नौटंकी करते हुए बोली। छवि, ऋचा ने टोका। ऐसा नहीं बोलते। सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। एक तरफा ही सही, प्यार तो उसने किया है ना। प्यार? माई फूड, छवि धीरे से बोली। हाँ, सुना मैंने। तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों हो? वो अच्छी लड़की है, बस ऐसे ही मुझे वो नहीं पसंद। आपके सामने वो स्वीट बनती है, इसलिए आपको अच्छी लगती है, पर मुझे तो नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आप ट्रे मुझे दीजिए, चाय मैं रियाज के कमरे तक ले जाती हूँ। उसने बात बदली। ठीक है, वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं उन्हें देखने की। रिचा मुस्कुराई। इधर कमरे में रियांश और स्मृति दोनों अभी भी सो रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कई बार आवाज आने के बाद स्मृति उठ जाती है। जब घड़ी पर नजर जाती है तो सुबह के 8 बज चुके थे। वो थोड़ा चौंक जाती है। भले ही वो सच में रियाज की पत्नी नहीं, लेकिन घर वाले तो उसे अपनी बहू समझ ही रहे थे। और इतनी देर से उठने पर ना जाने सबका क्या रिएक्शन होगा। हे भगवान, इतनी देर तक सोती रही। वो जल्दी जल्दी उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने छवि खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्मृति भी बदले में हल्के से मुस्कुरा देती है। वो चाय लाई थी, बोलकर कमरे में अपनी नजर घुमाने लगती है। थैंक्स। स्मृति उसके हाथ से ट्रे ले जाकर अंदर टेबल पर रखती है। छवि गौर करती है कि जो उन्होंने कल रात को सजाया था, सब बिखरा हुआ है, जैसे फूलों को किसी ने पैरों से रौंदा हो। और तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रहे रियाज पर जाती है। उसे काफ़ी अजीब लगता है। तो क्या ये दोनों अलग सोए थे? ऐसा क्यों? वो सोच ही रही थी कि स्मृति उससे आकर कहती है, क्या मतलब तुम मुझे एक ड्रेस लाकर दे सकती हो? मेरे पास फिलहाल नहीं है। जल्दी जल्दी में मैं कुछ नहीं ला सकी। एंड आई वाना टेक ए बहुत। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। बोलकर छवि चली जाती है। स्मृति फिर रियांश को देखती है, जो दुनिया से बेखबर हो सो रहा था। मेरा चैन हराम कर देखो कैसे खुद सो रहा है, वो चिढ़ते हुए बोली। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे गरम चाय पर जाती है। उसे कुछ सोचता है। एक कप उठाकर वो रियांश के पास आती है और वहीं नीचे बैठ जाती है। वो धीरे से झिझकते हुए रियांश का हाथ छूती है और उसकी उंगली को उठाकर गर्म चाय में डाल देती है। ऐसा करते ही रियाज घबराकर उठ जाता है। हाँ, व्हाट द, और अपने हाथ को देखने लगता है। स्मृति तुरंत खड़ी होकर उससे दूर हो जाती है। ये क्या कर रही थी तुम? वो गुस्से से बोला। मैं तो बस तुम्हें उठा रही थी। मेरा तुम्हारा हाथ जलाने का इरादा नहीं था, वो गलती से हो गया। वो बेचारगी से बोली। ऐसे कौन उठाता है? सीरियसली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो उसके पास आकर बोला। नहीं, तुम जब सो रहे थे मैंने कई बार आवाज़ दी, मगर तुम उठे नहीं। और तुमने रात को कहा था कि तुम्हें कल ऑफिस भी तो जाना है, इसलिए मुझे लगा कहीं कहीं देर ना हो जाए तुम्हें। तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना, नहीं तो फिर बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इस बार माफ़ करता हूँ। बोलकर वो टाइम देखता है। उसे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। जल्दी में अपना टॉवल लेकर बाथरूम में घुस जाता है। इधर स्मृति को थोड़ी तसल्ली मिलती है उसके हाथ जलाने से। तभी छवि आती है और उसे एक सुंदर सी साड़ी देती है। वो उसे थैंक यू बोलती है। जब रेडी हो जाओ तो नीचे आ जाना। ओके, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो करना पड़ेगा। स्मृति सिर हिलाकर हाँ कर देती है और वह चली जाती है। स्मृति बेड को सही कर रही होती है। तभी रियाज बाथरूम से टॉवल लपेटे बाहर आ जाता है। शायद वो भूल गया था कि अब वह अकेले नहीं है इस कमरे में। स्मृति भी उसके साथ। इस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय उसके टॉवल के। उसके सिक्स एब्स भी साफ दिख रहे थे, जिन पर से पानी की बूंदें लुढ़क रही थीं। जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, स्मृति शर्म से चिल्ला देती है और पीछे मुड़ जाती है। रियांश भी उसे देखकर हड़बड़ाकर वापस बाथरूम में घुस जाता है। स्मृति को यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि अभी अभी उसने क्या देखा। थोड़ी देर में दोनों तैयार हो जाते हैं, पर दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। रियांश पहले ही निकल जाता है। जब रियांश नीचे आता है और सबका अभिवादन करता है, उसकी माँ उसका माथा चूम लेती है।
आ गया मेरा बच्चा। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? ऑफिस। और कहाँ जाऊंगा? बोलकर आगे बढ़ने लगा। रुक, स्मृति को आने दे। आज उसकी पहली रसोई है और तू उसे छोड़कर जा रहा है। उद्विता जी बोली। माँ, जरूरी काम है। प्लीज, जो भी है आप सब देख लीजिएगा। वो बोरियत से बोला। जान, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें रुकना होगा। ये क्या बात हुई? उसकी पहली रस्म पे उसका पति उसके साथ नहीं होगा? ऋचा आते हुए बोली। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये मेरे बिना भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो कुकिंग करेगी तो मुझे भी उसके साथ करना होगा। रियांश हर बात पर इतनी जिद क्यों करता है? अब शादी हो गई है इसलिए थोड़ा मैच्योर बन, आशीष ने कहा। और नहीं तो क्या, अब पत्नी के सामने डांट खाना अच्छा थोड़ी लगेगा। बड़े हो गए हो, ऋचा बोली। आप सब भी ना, सब साथ में ही शुरू हो जाते हैं। अब इन छोटी छोटी चीजों में क्या रखा है? फालतू है सब। रियांश, फालतू कुछ नहीं है। थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी शादी को लेकर। ये कोई मजाक है क्या? तुम स्मृति के पति हो और वो तुम्हारी पत्नी। इसलिए ये तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि परम कर्तव्य है उसके साथ रहना, उसका हर मोड़ पर साथ देना। एक पत्नी को सबसे ज्यादा आशा अपने पति से ही रहती है। जब तुम उसका सम्मान करोगे तभी दुनिया उसे सम्मान की नजरों से देखेगी, क्योंकि वो तुमसे जुड़ी हुई है, तुमसे अलग नहीं। सिर्फ शादी करना ही नहीं काफी होता, बल्कि उसे निभाना भी पड़ता है। और यह रिश्ता ना आजीवन का होता है। ऋचा उसे डपटती हुई बोली। सॉरी भाभी। वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी स्मृति पर जाती है। वो धीरे से उतरकर नीचे आती है और सबका अभिवादन करती है। रियांश चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है, ऋचा उसका सिर सहलाते हुए बोली। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। उद्विता जी ने उसकी बलाएं ली। छवि ये देखकर फीकेपन से मुस्कुराती है। चलो स्मृति, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, ऋचा बोली। और मैं भी, छवि की आवाज आई। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आए। तीनों ने मिलकर कई तरह के पकवान बनाए थे। स्मृति ने मीठे में खास गाजर का हलवा और खीर बनाई थी। उसकी इस रस्म के बदले सब उसे नेक देते हैं। उद्विता जी ने डायमंड शेप नेकलेस दिया। स्मृति पहले लेने में हिचकिचाती है, फिर ले लेती है। अब रियाज की बारी थी। तू कुछ नहीं देगा? उद्विता जी ने पूछा। मुझे किसी ने नहीं बताया कि गिफ्ट भी देना पड़ता है, और मेरे पास अभी देने के लिए भी कुछ नहीं है, वो बेपरवाही से बोला। सच में? तुम कैसे पति हो? छवि बोली। चलो कोई बात नहीं, कल तो रिसेप्शन है, इसलिए परसों तुम स्मृति को शॉपिंग करा देना, वही उसका नेक होगा, ऋचा एक आंख दबाती हुई बोली। स्मृति उसका मुंह देखने लगती है। रियांश कुछ बोलने को हुआ, मगर फिर मुंह बंद कर लेता है। वो जानता था उसने कुछ कहा तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा, बस असहाय भाव से सिर हिला देता है। नाश्ता करने के बाद आशीष, अभिजीत और रियांश अपने अपने काम पर निकल गए थे। स्मृति चुपचाप वहीं हॉल में सोफे पर बैठी थी और बाकी लोग अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे थे। वो बेचैनी से अपना पहलू बदल रही थी। उसे अपने घर की चिंता सता रही थी और काफी याद भी आ रही थी। जिन लोगों से उसकी नहीं बनती, उन्हें देखने के लिए तरस गई थी। ये 2-3 दिन कई वर्षों की तरह लग रहे थे। अगर इस समय उसकी मुलाकात माँ, शिवम और मिस्का से हो जाती तो वो पक्का उन्हें गले से लगा लेती। वही जानती है उसे कितना सुकून मिलता है इससे। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। लेटर पहुंच तो गया है, लेकिन उन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो रही होंगी? क्या अर्जुन भी मान गया होगा मैं वेकेशन पर हूँ? वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। शिवम भैया, क्या उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया होगा? पता नहीं वहाँ की क्या हालत हुई होगी। ओह, मैं सच में परेशान हो गई हूँ। मन कर रहा है कहीं दूर भाग जाऊं यहाँ से। वो अपना सिर पीछे को टिका देती है। स्मृति, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ऋचा उसके पास बैठते हुए बोली। हाँ, ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ? स्मृति ने जबरन मुस्कुराकर कहा। तुम ऐसे बैठी थी, मुझे लगा तुम्हें सिर दर्द हो रहा है। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए, उसने आश्वासन दिया। ओके, अगर तुम ठीक हो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे और रियाज दोनों के लिए बहुत खास है। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ, वरना रियाज के साथ कपल डांस कैसे करोगी? देखना, कल तुम्हें बहुत मजा आएगा, सभी लोग होंगे। और हाँ, मुझे कुछ पूछना था, वो कुछ याद करते हुए बोली। क्या?
वो सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिया है रिसेप्शन पार्टी का, लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले, हमें उनका पता ही नहीं मालूम। सॉरी, वो हम पूछना भी भूल गए। इसलिए तुम एड्रेस दे दो, मैं इनविटेशन कार्ड भिजवा दूंगी। भाई सबसे पहला हक तो तुम्हारे माँ बाप का ही तो है, तुम्हारे जीवन में भी और इस गेस्ट लिस्ट में भी। बेटी की शादी में उनसे ज़्यादा कोई खुश भी नहीं होता और ना ही उनसे ज़्यादा कोई रोता है, ऋचा ने प्यार से कहा। यह सुन स्मृति का चेहरा लटक जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो कैसे उनका एड्रेस दे दी, जिन्हें पता ही नहीं कि उसकी शादी भी हो चुकी है। ऐसे तो सारा राज ही बाहर आ जाता, लेकिन माँ बाप तो उसके सच में नहीं थे। एक माँ है, मगर उसका व्यवहार स्मृति के प्रति इतना अच्छा भी नहीं है। उसे यह सोचकर दुख होता है। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ऋचा परेशानी से बोली। बोलो ना स्मृति। ओ, तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? ऋचा उसका सिर सहलाने लगी। हाँ, उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। तुम उनसे कल मिल लेना जब वो आएंगे। एक्चुअली वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, स्मृति बोलकर अपने होंठ भींच लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऋचा को यह सुनकर थोड़ा झटका सा लगता है कि उसके माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। वो उसकी भावनाओं को समझ सकती थी। ऋचा स्मृति को गले से लगा लेती है। कोई बात नहीं, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं ना। देखो, भगवान ने उन्हें तुमसे छीन लिया, लेकिन एक नया परिवार भी तो दिया ना। ये तुम्हारा अपना परिवार है और तुम्हें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वो उसकी पीठ सहलाती हुई बोली। पर स्मृति को इसी की तो जरूरत थी। न जाने कितने समय बाद वो किसी के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। पिता के जाने के बाद वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मगर आज किसी से लिपट कर रोने से उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। पता है, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन किस्मत नाम की भी कोई चीज होती है और इस किस्मत पर हमारा जोर कहाँ है। भगवान है ना, वो सब ठीक करेंगे। अब रोना बंद करो, चलो जल्दी से स्माइल करो, इससे पॉजिटिव फील होता है। स्मृति उससे अलग होकर जल्दी से पलकें झपकाने लगती है और अपने आंसू साफ करती है। एक बात कहूँ? ऋचा ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें हमारे बेहतर के लिए होती हैं। शुरू में दुख होता है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो उससे आगे चलकर सब ठीक होता है। और जानती हो ईश्वर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वो रिश्ता बना लो। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए जब भी मन विचलित हो, भगवान को याद कर लेना, वो हमेशा मदद करते हैं। ऋचा बोली। तभी माँ उद्विता जी आती हैं। स्मृति को ऐसे देखकर वो पूछती हैं, अरे क्या बात है, तुम रो रही थी क्या? पर स्मृति कुछ नहीं बोलती। माँ, असल में उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तो बात कर लेना फोन से। वो स्मृति के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। ऋषा थोड़ा हिचकते हुए बोली। ओ, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? तो इसका मतलब तुम अपने घर में अकेली हो? उन्होंने थोड़ा आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। स्मृति को जवाब नहीं सूझा क्या कहे। घर पर उसकी सौतेली माँ, बहन और भाई तो थे, लेकिन वह उनके बारे में कैसे बताती? क्या पता वो बताए उनके बारे में और बात बिगड़ जाए। और रियाज ने उसके घर वालों को इस खेल में शरीक नहीं किया था। जी मैं अकेली हूँ, उसने झूठ बोला। शाम का वक्त था, लगभग वो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। बेड के पिलो नीचे फर्श पर थे। ड्रेसिंग टेबल पर का सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था और साथ में थे टूटे हुए बॉक्स के टुकड़े। लग रहा था किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। और उसी कमरे के बेड पर रौंदे मुंह एक लड़की लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक कागज जैसी चीज थी। वह उसे बार बार पढ़ती, जैसे उसके पढ़ने से वो लिखी हुई चीज बदल जाएगी। शायद वो अभी अभी रोकर हटी थी। पहनावे से वो काफी आधुनिक नजर आ रही थी। उसकी शार्ट ट्यूब ड्रेस मुश्किल से उसके घुटने तक आ रही थी, जो उसे ढकने में नाकाम थी। उसे देखकर अमीरी साफ झलक रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर एक 45 बरस की औरत अंदर कदम रखती है। उसने रूम में बिखरी चीजों पर नजर दौड़ाई और कुछ चिंता की लकीरें उसके माथे पर दिखीं। श्वेता बेटा उठ, क्यों रोए जा रही है? और ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? वो उसके पास जाकर बोली।
सच में माँ, आपको ये कमरे की बिखरी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपनी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता। वो बिखरी है लेकिन यह नहीं दिखता। वो दुख और गुस्से के मिश्रित स्वर में बोली। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तू उठ और संभाल खुद को। तुझे इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये क्या? तू अभी भी इस इनविटेशन कार्ड को देख रही है? उन्होंने श्वेता के हाथ से वो इनविटेशन कार्ड लेकर कहा। वो औरत कोई और नहीं, रियाज की माँ उद्विता जी की दोस्त संजना थी। वही संजना जो अपनी बेटी श्वेता की शादी का प्रस्ताव लेकर उद्विता के पास गई थी। हालांकि उद्विता को यह रिश्ता मंजूर भी था, लेकिन रियांश साफ मुकर गया था। आज जब रियांश और स्मृति का रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन कार्ड आया तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ रियांश ने शादी कर ली। वो रियांश जिससे वह शादी करने का सपना सजा रही थी, उसे पूरी बात भी नहीं पता थी कि यह शादी हुई कब। और तब से ही उसने पूरा घर सर पर उठा रखा था। सजना, उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया ताकि वो ठीक महसूस कर सके, लेकिन वो तब से रोए जा रही है। तू चिंता मत कर, इसका जवाब मैं उद्विता से मांग कर रहूंगी। रियांश ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता है? और की तो की, लेकिन हमें बुलाया भी नहीं, और इन लोगों ने सब ढके छिपे ढंग से किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह लड़का ऐसा कुछ कर जाएगा। संजना गुस्से में बोली। क्या जवाब मांगेंगी आप? कि हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया? उसने गुस्से से कहा। माँ, आपके जवाब मांगने से सब ठीक हो जाएगा क्या? या वो उससे डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेगा? अब तो जो होना था हो गया, और उस रियाज को फर्क भी क्या पड़ता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। दिल तो मेरा टूटा है, भरोसा भी मेरा टूटा है। उसे क्या पता कि किसी खास अपने से बिछड़ने का गम क्या होता है। श्वेता अपनी माँ से लिपट कर बोली। कहता था कभी शादी नहीं करूंगा। शादी से चिढ़ होती है, नफरत होती है। शादी जंजीर होती है जो बांध कर रखती है, लेकिन वो खुद ही इस जंजीर में बन गया। झूठ बोलता था सब। रियाज अच्छे से जानता था मैं उसे प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे ठुकराकर किसी और से रिश्ता जोड़ लिया। इतना बोलकर वो हचकने लगती है। ना श्वेता, चुप हो जा। तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। मैं जा रही हूँ ना कल उसकी पार्टी में। देखना, तेरे सारे सवालों के जवाब लाऊंगी। मैं भी तो देखूं आखिर किस वजह से शादी की है उसने। सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं होता रियांश ऐसा कुछ कर सकता है। क्या पता उस लड़की ने ही उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया हो। हाँ, अमीर तो है ही, तो ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। संजना ने गैर नफरत से कहा। श्वेता कुछ नहीं बोली, पर एक बात समझ नहीं आ रही। रियांश ने अगर शादी की भी तो उद्विता ने हमें क्यों नहीं बताया? ऐसा क्या हुआ कि इसे राज रखना पड़ा? संजना ने कुछ सोचकर कहा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं पूछूंगी उद्विता से। आखिर दोस्त है मेरी। ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी? बस कल का इंतजार है। जाकर अपना चेहरा साफ कर और फ्रेश होगा। मैं अभी आती हूँ। सजना उठकर बाहर को जाने लगती हैं। तभी से श्वेता की आवाज आई। मैं भी कल आपके साथ वहां जाऊंगी। सजना उसकी बात सुनकर हैरानी से देखने लगी। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया है, श्वेता ने बदतमीजी से कहा। ऐसी बात नहीं है। संजना परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं रियाज के घर जाने के बाद श्वेता और मन ना खराब कर ले। पर वो तो उल्टा वहां जाने की बात कर रही थी। तुझे बुरा नहीं लगेगा वहां जाकर? हूँ? बुरा? बुरा तो अभी भी बहुत लग रहा है, उसका क्या। मैं जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आखिर किस लड़की के लिए मुझे ठुकराया गया। श्वेता ने दांत पीसते हुए कहा। एक बार फिर से सोच ले बेटा। मैं जानती हूँ तुझे दुख पहुंचा है, लेकिन वहां जाकर तेरी और तकलीफ बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। देख पाएगी उन दोनों को साथ। मेरी बात मान, मत जा। संजना बोली। नहीं, अब जो हो, मैं जाऊंगी, और ये मेरा फैसला है। संजना हथियार डालती हुई बोली। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और वो उस कमरे से निकल जाती हैं। श्वेता बेड पर लेटकर अपना फोन उठाती है और उसे खोलकर फोटो गैलरी में जाती है। उसकी अंगुलियां कई तस्वीरों पर फिसल रही थी, और अंत में एक तस्वीर पर ठहरती है। वो रियाज की तस्वीर थी। श्वेता उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी, और उसकी आंखें फिर से गीली हो जाती हैं।
दूसरी तरफ रियांश के घर आज खुशी का माहौल था। सभी कल के लिए एक्साइटेड थे। छवि की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे पार्टी करना, पब जाना, डिस्को स्टेज जाना और घूमने जाना काफी पसंद था। लेकिन शादी के बाद लगभग ये बंद ही हो चुका था। उद्विता को यह सब बिल्कुल नहीं पसंद था। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और आज कितने दिनों बाद ऐसा पार्टी वाला माहौल बन रहा था। भले ही रियाज की शादी के बहाने ही सही, पर अगर कोई खुश नहीं था तो वो रियाज और स्मृति थे। आज रात का डिनर काफी शांतिपूर्ण तरीके से होता है। स्मृति भी चुपचाप बेमन से खा रही होती है। तभी उद्विता ने वहां की खामोशी तोड़ी। रियांश, उसने खाना रोक कर देखा। डिनर के बाद मिलना, कुछ बात करनी है तुमसे। यह सुनकर रियांश को धक्का सा लगता है कि अब ना जाने उन्हें क्या बात करनी है। वो खुद नहीं जानता था कि कब क्या हो जाए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डिनर के बाद रियांश उद्विता के कमरे में जाता है। उद्विता जी बेड पर बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी बाहर रियांश आया। माँ, क्या बात करनी थी आपको? पहले वो उसे देखता है। उस वक्त उनके चेहरे के भाव समझना थोड़ी मुश्किल था। तू आजकल बहुत कुछ छुपाने लगा है, उन्होंने थोड़ी रुखाई से कहा। रियांश को झटका लगा। कहीं माँ को सब पता तो नहीं चल गया? क्या क्या छुपाने लगा हूँ? उसने धड़कते दिल से कहा। देख, तेरी खुशी के लिए मैं सब भुलाने को तैयार हूँ, लेकिन बुरा तो लगा मुझे जब तू अचानक उस लड़की के साथ आया और हमें वो स्मृति, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया ढंग से। कौन है, कहाँ से है, किसके परिवार से ताल्लुक रखती है? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है। तो क्या आप स्मृति के बारे में जानना चाहती हैं? रियांश बोला। हाँ, जानना तो चाहती हूँ। तुझे पता है आज दिन के समय स्मृति ने क्या बताया? क्या बताया? यही कि उसके माँ बाप नहीं है। ऋचा ने पूछा। जब उसे उसके घर इनविटेशन कार्ड देना था तो तुझे नहीं लगता हमें ये पहले बताना चाहिए था? मतलब उसके माँ बाप दोनों ही नहीं है। क्या ये तेरे लिए सही है? तू तो पहले से जानता होगा ना। रियाज खुद पूरी तरह से उसके बारे में नहीं जानता था और उसे तो ये बात अभी मालूम चली कि स्मृति के पेरेंट्स नहीं है। तभी उसे याद आता है जब स्मृति अपने घर वो लेटर लिख रही थी और उस पर पता उसके दोस्त अर्जुन का था। उसने पूछा भी था, तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा अपने दोस्त पर भरोसा है? तब स्मृति ने कहा था, परिवार? वो बात तुम नहीं समझोगे। ओह, तो ये मतलब था इसका। हाँ माँ, उसके पेरेंट्स नहीं है। मैं जानता था। तो क्या ऐसी लड़कियां हमारे समाज का हिस्सा नहीं, या उससे शादी करने का हक नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन अजीब तो लगेगा ना जब कल सारे आएंगे तो उसके माँ बाप के बारे में भी पूछेंगे। कोई नहीं पूछेगा। और उसका पूरा नाम स्मृति खुराना है। उसके पापा बिजनेसमैन थे। एक बार हमारी कंपनी की मीटिंग भी हुई थी। रियाज याद करता हुआ बोला, जब नैतिक ने स्मृति के बारे में कहा था। ओ, मतलब वो एक अच्छे परिवार से है। और क्या कहा, उसके पापा बिजनेसमैन थे? जी माँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी। क्या मैं जाऊँ? आप बाकी की बात कल कर लेना। रियाज बहाना बनाते हुए बोला। न जाने अब क्या पूछ लें। इससे ज्यादा उसे स्मृति के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। पर सुन, प्लीज माँ, टाइम हो गया है, मैं देर नहीं कर सकता। उसने जल्दीबाजी दिखाते हुए कहा। अरे ठीक है, जा। और रियाज वहां से मिस्टर इंडिया की तरह गायब होता है। ये लड़का भी ना पूरी बात सुनता ही नहीं है। रियाज अपने कमरे में आता है। वो देखता है स्मृति वहां नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे स्मृति टेरेस पर दिखती है। उसके ऊपर चांद की भरपूर रोशनी पड़ रही थी और मंद गति से हवाएं उसके बाल उड़ा रही थी। रियाज उसकी तरफ आता है। वो उससे बात करने आया था और जैसे ही उसके पास आता है स्मृति अंदर आने को पीछे पलटती है और अचानक उसे देखकर चौंक जाती है। स्मृति के अचानक चौंकने से रियाज भी हड़बड़ा जाता है। वो उसे घूर कर देखने लगती है और वहीं रखे चेयर पर बैठ जाती है। रियाज उसे देखता है कुछ कहने को, मगर शब्द ही बाहर नहीं आते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब इतनी रात गए? वो बड़ी मुश्किल से बोला। स्मृति फिर उसे नापसंदगी से देखती है। क्यों? अब मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकती हूँ? यहाँ भी तुम्हारी परमिशन लेकर आनी होगी। स्मृति धीरे मगर गुस्से से बोली। वो नहीं, मेरा मतलब तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए।
रियाज को पसंद नहीं था कि कोई उसे इस प्रकार से बात करे। और अगर नींद ना आए तो तब क्या करना चाहिए? बोलकर उसने नजर दूसरी तरफ मोड़ ली। तो भंगड़ा कर लो, आ जाएगी नींद। और उससे भी काम ना बने तो जाकर पीपल के पेड़ के नीचे लटक जाओ और वहां की चुड़ैलों के साथ मुजरा करो। रियाज भी ढिठाई से बोला। स्मृति फिर उसे घूरने लगी। शायद वो रियाज के व्यक्तित्व को नहीं जानती थी कि कब उसका पारा हाई हो जाए। शैतान, राक्षस, भूत प्रेत, जंगली जानवर तो तुम हो, इसलिए तुम जाओ और अपने बिरादरी वालों के साथ मुजरा करो। ऐसे घरों में इंसान रहते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों का वास नहीं। स्मृति अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या कहा? फिर से कहना जरा। रियाज सोबराय के घर में रहकर उसी से दादागिरी? उसने बड़े खतरनाक लहजे में कहा। स्मृति सिर पिटा गई और थोड़ा उससे पीछे हटने लगती है। मतलब इतनी रात को? तुम भी तो जगे हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए ना अब तक। वो घबराहट से बोली। हाँ, क्यों नहीं, मगर मैंने पहले भी कहा है, तुम मेरी चिंता मत करो। जब तुम मुझे अपने उस घटिया आइडिया से उठाने की कोशिश कर रही थी, मेरी उंगलियों को गर्म चाय में जलाकर, वो उसे याद कराता हुआ बोला। और वैसे भी मुझे देर रात तक सोने की आदत है। ऑफिस लोड तुम नहीं समझोगी। मैं 12 बजे से पहले नहीं सोता। इसलिए तो भूत कहा, वो दबी जुबान में बोली। रियांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सॉरी, वेरी सॉरी, पर तुम भी दोबारा ऐसे मत कहना। और क्या कहा? ऑफिस लोड? मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। और वो अंदर चली आती है। रियांश बस उससे देखता रहता है। और तभी उसे याद आया कि वो तो उससे कुछ बात करने आया था। और कहाँ उलझ गया वो भी। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। कुछ देर में वो भी अंदर कदम रखता है। तभी स्मृति बाथरूम से अपना चेहरा साफ करती हुई निकलती है। उसने रियांश पर एक उड़ती हुई नजर डाली और बालों में कंघी करने लगी, जैसे उसके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। रियांश उसके हाव भाव को समझ रहा था। शायद वो उससे नाराज हो गई थी। अपने बालों में कंघी कर वो बिस्तर की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी रियांश बोला। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है स्मृति? यह सुनते ही वह बेड के पास ही छिटक गई। वो उसकी तरफ मुड़ती है, मगर कहती कुछ नहीं। आज सुबह ही उसने इस बारे में बात की थी ऋचा से, पर इसका जिक्र करना बार बार उसे पसंद नहीं। उसे बुरा लगता था क्योंकि एक पूरा परिवार तो था पिता के सिवा। मगर क्या फायदा? वो क्या कहे उनके बारे में, जो अपने होकर भी अपने नहीं। वो वहीं बिस्तर पर थकी हुई सी बैठ जाती है। रियांश उसे गौर से देखता है। सब कुछ था उसके चेहरे पर, गुस्सा, प्यार, पछतावा, उदासी। रियांश सोचता है शायद वो बात नहीं करना चाहती। वैसे भी उसे इससे क्या लेना देना था, इसलिए ज्यादा जोर नहीं देता और कमरे की लाइट बंद कर नाइट बल्ब ऑन करता है। रूम में बड़े से स्लाइड डोर से चांद की पर्याप्त रोशनी अंदर आ रही थी, जो खूबसूरत था। वो सोने के लिए सोफे की तरफ बढ़ ही रहा था कि स्मृति बोली। हाँ, नहीं है पेरेंट्स। रियांश उसकी तरफ मुड़ता है। स्मृति वहां बैठे बैठे ही धीरे से पलकें उठाकर उसे देखती है। उसकी आंखें भर आई थीं। वो जल्दी से उसकी ओर आया। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था वो, मैं इसलिए। पिता का प्यार क्या होता है ये तो पता भी है, मगर माँ, वो उनका प्यार क्या होता है आज तक कभी जाना ही नहीं। स्मृति दुख से बोली। रियांश उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किसी रोते हुए इंसान को सांत्वना दे, वो भी किसी लड़की को। सुना है माँ का प्यार इस संसार में सबसे अमूल्य चीज है। हम शादी करके अन्य रिश्ते बना सकते हैं, अन्य रिश्तों से जुड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप, उन्हें खोकर दोबारा नहीं पा सकते। और उनका प्यार कोई और भी नहीं दे सकता। और एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क ही आता है। माँ को कभी नहीं देखा मैंने। मेरे जन्म के समय ही वो मुझे छोड़ गई। इट्स ओके, मुझे नहीं जानना। आई एम वेरी सॉरी। बस तुम, बोलते हुए रियांश उसके पास बैठा, मगर थोड़ी दूरी बनाकर। लेकिन स्मृति तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली मेरी खातिर, ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। अंजू नाम है उसका। पापा के साथ उनकी भी दूसरी शादी थी और उनके पहले पति से उन्हें एक 3 साल का लड़का भी था। पापा को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। शिवम भैया से मेरी अच्छी बनने लगी थी। शुरुआती दिन थोड़े अच्छे से गुजरे। माँ मुझ पर ध्यान देती थी। फिर फिर मिस्का इस दुनिया में आई, मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ की बेटी। तब भी सब ठीक था,
लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मेरी केयर करना ही बंद कर दिया और शिवम भैया उनको भी मुझसे दूर करने लगी। पता नहीं क्यों, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी। फिर हम बड़े होने लगे। माँ का तो रवैया ही मेरे लिए बदलने लगा। बस पापा थे जो मुझे समझ सकते थे। वो पूरे दिन ऑफिस जाते इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता घर का माहौल कैसा है। वो रोती हुई बोली, रियाज को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब माँ मुझे नज़रअंदाज करती थी। अकेली पड़ गई थी मैं। मुझे भी प्यार की कमी महसूस होती थी और वो प्यार सिर्फ पापा ने दिया। कभी कभी वो बिजनेस ट्रिप पर चले जाते तब मैं और अकेला महसूस करती। अजीब लगता है ना, कोई साथ हो मगर फिर भी बात ना करे। परिवार के साथ रहकर भी परिवार का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है जब माँ मिस्का के बाल बनाती थी, मैं कितना तरसती थी कि मेरे बाल भी वो बना दें अपने हाथों से। रात में हमेशा उन दोनों को कहानियां सुनाती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, उन्हें अपने साथ सुलाती जब पापा नहीं होते। वो छोटी छोटी खुशियां भी नहीं मिली, कभी नहीं। रक्षाबंधन, जो भाई बहन के प्यार और रक्षा का त्योहार है, उस दिन कभी राखी नहीं बांध पाती शिवम भैया को। पर पापा, वो सब समझने लगे थे। उन्होंने मुझे टाइम देना शुरू किया। वही तो थे सब मेरे लिए तब। उन्होंने मुझे अपने रहते कभी दुख नहीं होने दिया। जितना कर सकते थे उससे उससे ज़्यादा ही किया। फिर जब मैं कॉलेज में गई, पापा अपने साथ मुझे ऑफिस लेकर जाने लगे ताकि मुझे अकाउंट्स का काम सिखा सके। और पापा का मेरा एक्स्ट्रा केयर करना किसी को अच्छा नहीं लगता था। इस बात से माँ, मिस्का और शिवम भैया को बहुत चिढ़ होने लगी। समय ऐसे बस गुजरने लगा। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं, पापा और अर्जुन, मेरा कॉलेज फ्रेंड, बस यही थे। रियाज बस उसे सुन रहा था और तभी उसे याद आया स्मृति ने वो लेटर अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि घर पे तो उसके किसी को परवाह ही नहीं थी। स्मृति खोई हुई सी आगे बोली, और फिर वो दिन आया जब पापा भी मुझे छोड़कर, वो रोते हुए तेज सांस लेने लगी। रियाज उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन उसके करीब ले जाकर रोक लेता है। फिर वो कांपते हाथों से स्मृति के कंधे पर हाथ रखता है। अब बस, प्लीज शांत हो जाओ, वो बड़ी मुश्किल से बोला। स्मृति रोते हुए उसे अपना सिर टिका देती है। रियाज इससे असहज हो जाता है। वो तो किसी मशीनी अंदाज में बोल रही थी, पता है, जाने से पहले पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। उसके बाद से सब मुझसे नफरत करने लगे। हाँ, माँ चाहती तो उन्हें भी उनकी हिस्सेदारी दे सकती थी, लेकिन यही तो वो चाहते थे। फिर तो शायद मुझे घर से ही निकाल देते। हालांकि मैंने कभी वैसी कोशिश ही नहीं की। अब तो सिर्फ अर्जुन ही था जिससे कभी कभी बात होती थी। वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरे बारे में सब उसे पता था। वही तो था जिससे मिलकर कभी बेवजह मुस्कुरा लिया करती थी, वरना जीवन में कोई खुशी बची कहाँ थी। 3 दिन पहले भी आखिरी बार उसी से मिली थी और उसने मुझे अपने घर पार्टी में इनवाइट किया था। मैं शॉर्टकट लेकर जा रही थी, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वहीं से तो मुझे किडनैप करके वहां उस कोठे। स्मृति ने आंखें भींच ली और फिर सुबकने लगी। रियांश उसे धीरे से सहलाता है। हाँ, उसे भी याद था जब वो उस कोठे पर गया था। स्मृति भागने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था, कहीं वो उसके साथ बहुत बुरा तो नहीं कर रहा है। सच में उसका जीवन काफी कष्टमय तरीके से बीता। शायद मेरी जिंदगी में हमेशा यही सब होना तय है। आज तक कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। हाँ, खुशियां मेरी झोली में कहाँ हैं, पर मैं ही क्यों। स्मृति हिचकते हुए बोली, मैं क्यों किसी के प्यार के काबिल नहीं? क्यों? तुम्हें तुम्हारी हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी, देखना सब ठीक होगा। रियाज ने हिचकिचाते हुए कहा। स्मृति उसके गले लगकर सिर्फ रोए जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने बचपन से कितना दुख सहा है। सुबह हो गई थी। स्मृति नींद में ही कसमसाई और आहिस्ता से आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोलती है एकदम से हैरान हो जाती है। वो रियांश की बाहों में सोई थी। उसका सिर अभी भी उसके सीने पर था और अपने दोनों हाथों से रियांश को घेरे हुई थी। स्मृति के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से रियांश से अलग होती है, कहीं वो उसे इस हालत में देख लेता तो। लेकिन तभी रियांश भी उठ जाता है। खुद को बेड पर देखकर वह भी हैरान हो जाता है। मतलब वो और स्मृति पूरी रात ऐसे ही सोए थे।
स्मृति तो नजरें ही नहीं मिलाती। वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लंबी सांस लेती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो किस हालत में सोकर उठी थी। रात को कब उनकी आंखें लग गईं, पता ही नहीं चला। स्मृति को याद आता है कैसे कल रात वो रियांश को अपनी कहानी बता रही थी और रोते रोते गले लग गई। उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उस वक्त वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो गई थी, इसलिए भावना में बहकर उसे पता ही नहीं चला उसने क्या किया। पता नहीं रियांश अब क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। अब तो वो कई दिनों तक उसके सामने ही ना जाए। इधर रियांश भी इससे असहज हो गया था। वो स्मृति की मनोस्थिति समझ रहा था, लेकिन ज्यादा देर उससे भी नहीं रुका गया। तुरंत अपना फोन उठाकर बाहर निकल जाता है। आज स्मृति फिर से छवि के कपड़ों में थी। वो रेडी होकर बेचैनी से बाहर आती है। जब वो सीढ़ियों के पास आती है तो हैरानी से सब देखने लगती है। सीढ़ियों से लेकर पूरे हॉल तक सब कुछ पूरे भव्यता से सजाया गया था। तभी अचानक स्मृति को याद आता है कि आज तो उसकी और रियाज की रिसेप्शन पार्टी है। वो अभी सीढ़ियों पर खड़ी होकर ही सब देख रही थी। उसी वक्त छवि आती है। क्या देख रही हो? यह सब तुम्हारे लिए ही है। हूँ। रियाज को तो नहीं ढूंढ रही, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। वो नहीं नहीं, मैं उसे क्यों ढूंढूंगी। मैं तो ये सारा डेकोरेशन देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। स्मृति जल्दी से बोली। है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मेरे साथ। माँ और ऋचा जी तुम्हें पूछ रही थी। क्या? माँ क्यों? मतलब वो, मतलब छोड़ो और मेरे साथ चलो। इतना घबरा क्यों रही हो? माना थोड़ी गुस्सैल और सख्त है, लेकिन बुरी नहीं है। वो दोनों सीढ़ियां उतरने लगी। उद्विता जी अपने कमरे में ऋचा के साथ पहले से ही मौजूद थी। तभी स्मृति और छवि आती हैं। स्मृति उद्विता जी के सामने आने से सकचा रही थी। उद्विता ने देखा स्मृति स्थिर आंखें नीचे किए शांति से खड़ी थी। तुम मेरे यानी ओबराय खानदान की बहू हो, इस प्रकार आंखें नीचे करना तुम्हें शोभा नहीं देता। यह हमारे खानदान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। सदैव अपना सिर ऊंचा रखना। उनकी आवाज सुनकर स्मृति नजरें उठाती है। मैं जानती हूँ तुम अभी उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रही, मगर तुम्हें अब हमेशा यहीं रहना है, इसलिए थोड़ा घुलना मिलना होगा हमसे। ऋचा ने अपनी हमेशा की तरह मधुर आवाज में कहा। स्मृति अपना सिर धीरे से हिलाती है। हमेशा हमेशा कहाँ रहेगी वो। तुम्हें कुछ देने को बुलाया है, उद्विता जी बोली। आज साहब पार्टी में तुम्हें यही पहनना है। उन्होंने स्मृति को एक खूबसूरत बॉल गाउन दिया और उसी के साथ कुछ एक्सेसरीज। स्मृति बेमन से ले लेती है। ये सिर्फ कपड़े नहीं, मेरे अरमान है और मेरा रियाज तुम्हारी अमानत। हमेशा उसका ख्याल रखना, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर का होता है और अब एक दूसरे का हाथ थामा है तो जीवन भर निभाना भी। लगा नहीं था कि कभी वो भी किसी से प्यार करेगा। खैर, मेरे लिए अच्छा है। मैं अपने रियांश से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा रियांश तुमसे, इसलिए उसकी सारी खुशियों का मान रखना। तुम उसकी पत्नी भी हो ना अब, इसलिए तुम्हारा दायित्व भी है। उद्विता जी प्यार से बोली। ऋचा और छवि भी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, वादा करो हमेशा उसके साथ रहोगी। उन्होंने अपना हाथ स्मृति के आगे बढ़ाया। स्मृति असमंजस में पड़ गई। पता नहीं क्यों ये हमेशा कस्में वादे देने लगती हैं। आखिर वो उनसे कैसे वादा कर दे। स्मृति खड़ी खड़ी सोच रही थी कि क्या करे। तभी उद्विता जी ने फिर थोड़ी सख्ती से कहा, सोच क्या रही हो? एक वादा ही तो मांग रही हूँ, वो भी तुम्हारे पति के साथ रहने की, पराये मर्द की बात नहीं कर रही। स्मिता हड़बड़ा जाती है। नहीं, मैं तो और वादा करती हूँ, स्मृति बोलकर इधर उधर देखने लगी। कुछ देर उदिता जी उसे घूरती हैं, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो। मैंने ऐसे ही कहा था। खैर तुम चलो, नाश्ते का वक्त हो गया है। स्मृति बंदूक से छूटी गोली की तरह निकली। छवि भी उसी के पीछे चली जाती है। उद्विता जी और ऋचा उसे जाते हुए देखते हैं। ये लड़की कुछ अजीब नहीं? क्या अजीब माँ? हाँ, बस ऐसे ही लगा। इधर रियांश नैतिक से फोन पर बात कर रहा है। तू कब आ रहा है यार? रियांश परेशानी से बोला। अभी तो नहीं। नैतिक घड़ी में समय देखकर बोला। क्या? क्यों? मैं इंतजार कर रहा हूँ कब से। पर पार्टी तो शाम को है ना,
इनविटेशन कार्ड पर तो यही लिखा है। नैतिक मासूमियत से बोला। अबे साले, ज्यादा बकवास मत कर। मैं बुला रहा हूं ना तुझे, तो इसलिए अभी के अभी आ। सुना तूने? रियांश बिगड़ते हुए बोला। क्यों, मैं तेरी बीवी हूँ जिसके बिना तेरा मन नहीं लग रहा? नैतिक ने कहा। क्या मतलब? वो स्मृति है ना तेरे साथ? तो मुझे उससे क्या? मैं सच में उसे अपनी पत्नी नहीं समझता। वो इस रिश्ते से आजाद है। और देख, बिरो, रिलैक्स रिलैक्स। गुस्सा क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा था यार। बट मैं शाम को ही आऊंगा। और अभी आने में क्या परेशानी है? परेशानी कुछ भी नहीं। पर तू क्यों परेशान है? क्या बताऊं, एक लड़की के साथ मैं कैसे कंफर्टेबल फील कर सकता हूँ? वो मेरे कमरे में ही रहती है। मुझे उसके आमने सामने होना पड़ता है। हाँ, तो तेरी बीवी है तो तेरे ही कमरे में रहेगी ना। अब तेरे सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में जाकर तो रहेगी नहीं। रियांश बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वो समझ रहा था कि नैतिक उसके मजे ले रहा है। बेट बेट, तूने अभी कहा तेरे कमरे में रहती है, यानी तुम दोनों एक ही बेड पर भी सोते हो? दैट्स इंटरेस्टिंग यार। एंड फर्स्ट नाइट? नैतिक बोल ही रहा है कि रियांश बीच में बोल पड़ता है। वैसा कुछ नहीं है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हम एक कमरे में हैं जरूर, लेकिन एक साथ सोते नहीं। तो कहाँ सोते हो? मैं सोफे पर सोता हूँ और स्मृति बेड पर। तभी अचानक उसे याद आ जाता है कैसे वो और स्मृति साथ ही सो गए थे कल रात को। वो अपना सिर झटकता है। नैतिक मायूस होकर बोला। बुरा हुआ, एक कमरे में रहकर भी अलग। मैं तो कहता हूँ तू उसे अपनी बीवी बना ही ले। अच्छी लड़की है और आधी शादी तो हो ही चुकी है। एक काम कर, तू रख फोन, रख। रियांश जलाकर बोला। अरे नहीं भाई, नहीं, तू रख। मुझे लगा तुझसे बात करके अच्छा लगेगा, इसलिए बुला रहा था। लेकिन अब तो लग रहा है कि तुझसे बात करने के बाद मैं और डिप्रेशन में चला जाऊंगा। और हाँ, पार्टी में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर रियांश फोन कट कर देता है। अरे सुन, मैं, नैतिक बोला, लेकिन फोन कट हो चुका था। वो अपना फोन घूरता है और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ता है। ओह गॉड, पता नहीं तेरा क्या होगा। मजा तो आज रात पार्टी में आएगा, जब तुझे और स्मृति को कपल डांस कराऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा वैसा लगता है सब ठीक हो जाएगा जब से स्मृति रियांश की जिंदगी में आई है। हाँ, जरूर सब ठीक होगा। आखिर कुछ भी तो ऐसे ही नहीं होता। स्मृति का आना भी शायद नियति है। आज पूरा ओबराय मेंशन रात में दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उसकी भव्यता का कोई ठिकाना नहीं था। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रईसी उनको देखकर पता चल रही थी। आखिर ओबराय खानदान बहुत नामी गिरामी परिवार था। बड़े लोगों से संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं थी। गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को इनविटेशन कार्ड दिखाकर सारे गेट्स अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी एक चमचमाती हुई कार भी आकर उस गेट से थोड़ी दूरी पर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे। वो श्वेता और संजना जी थी। बाहर आते ही श्वेता अपनी नजरें घुमाकर सब तरफ देखती है। उसके चेहरे पर नापसंदगी के भाव आते हैं। वो दोनों आगे बढ़ती हैं और बिना इनविटेशन कार्ड दिखाए सीधे अंदर घुसने लगती हैं। तभी एक गार्ड ने उन्हें रोकते हुए बोला। अरे मैम, रुकिए रुकिए, बिना इनविटेशन कार्ड दिखाए कहाँ घुसे चली जा रही हैं? श्वेता ने अपनी त्योरियां चढ़ाई। लिसन, कार्ड दिखाकर बाकी लोगों को एंट्री मिलेगी, हमें नहीं। गॉट इट। और वो आगे बढ़ने लगी। क्यों नहीं? आप बाकी लोगों से अलग नहीं हैं। ये कायदा कानून सबके लिए है। और सर ने भी पूरी हिदायत दी थी कि बिना किसी को चेक किए किसी भी बाहरी इंसान को एंट्री नहीं दी जाए। पास खड़े एक दूसरे गार्ड ने सख्ती से कहा। अब तक कई लोगों का ध्यान उन पर आ गया था। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैं कोई बाहरी इंसान नहीं हूँ, श्वेता चीखते हुए बोली। पहले ही उसका माथा ठनका हुआ था और इस सिक्योरिटी गार्ड ने और खराब कर दिया। श्वेता क्या कर रही है? लोग हमें देख रहे हैं, संजय जी ने दबी जुबान से कहा। तो देखने दो ना माँ। आई डोंट केयर अबाउट दिस पीपल, वो आवेश में बोली। संजना जी गार्ड की तरफ मुड़ी। एक मिनट, मैं अभी कार्ड दिखाती हूँ। और अपने पर्स में टटोलने लगी। पर शायद अंदर वो नहीं था। ओ गॉड, लगता है घर भूल गई। संजना जी बोली। माँ, आप क्या कर रहे हो? हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई गैर हैं क्या? देखती हूँ ये हमें अंदर जाने से कैसे रोकेंगे।
श्वेता पूरी ढिठाई से बोली और आगे बढ़ने लगी। तभी दूसरा वाला गार्ड आकर उनके सामने खड़ा हो गया। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, उसने धीरे मगर गुस्से से कहा। श्वेता का भी पारा अब चढ़ने लगा था। गार्ड ने नोटिस किया अच्छे खासे लोगों ने देख रहे हैं। उसने पहले वाले गार्ड से कहा, अविनाश तुम बाकी लोगों को देखो और उन्हें एंट्री दो, क्योंकि मुझे यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। तब तक मैं इन मैडम को संभालता हूँ। ओके। और वो अपने काम में लग गया। हाउ डेयर यू, 2 कौड़ी के गार्ड होके तुम मुझे संभालोगे? 1 मिनट में तुम्हारी नौकरी से छुट्टी दिला सकती हूँ। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? श्वेता दांत पीसते हुए बोली। तो बताइए आप कौन है? गार्ड अपने दोनों पाँव को समेटते हुए बोला। संजना जी ने देखा माहौल खराब हो रहा है। श्वेता भी अपनी जीत पर अड़ी है और ये गार्ड भी। इसलिए वो रियाज को कॉल करती हैं। फोन 2 बार रिंग होता है पर रियाज कॉल पिक नहीं करता, लेकिन तीसरी बार में फोन उठा लेता है। मैं जो भी हूँ बहुत खास हूँ, तुम जैसा जाहिल कभी नहीं समझेगा। अरे तुम तो मेरे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो। मैंने आपका परिचय पूछा है, अपना नहीं, तो कृपया अपने बारे में बताइए। हूँ? जहाँ नहीं बताती क्या करेगा? क्यों आपको याद नहीं आप कौन है? हाँ नहीं याद, और तुझे बताना जरूरी भी नहीं समझती। श्वेता बस कर, हो गया ना। माँ आप चुप रहिए। मुझे तो लगा ही था मैडम का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, वरना इतनी सी बात को कौन बढ़ाता है। और एक काम करिए, अपने गले में एक बोर्ड लटका लीजिए जिस पर आपका नाम और आपका पर्चा हो। कब से बोले जा रही हूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? इन्हें तो खुद ही नहीं पता ये कौन है। गार्ड भी तमतमाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने अपनी हंसी दबाई। श्वेता बोलने को हुई, तभी वो बोल पड़ा। और क्या कह रही थी आप? मेरी नौकरी से 1 मिनट में छुट्टी दिला देंगी? क्यों, आप यहाँ की मालकिन है? नहीं, मैं तेरे मालिक रियाज ओबराय की पत्नी हूँ। और अचानक उसे याद आया वो क्या बोल गई। सब उसे घूरने लगे। कई लोग हंसने लगे। उन्हीं में से एक लड़की जो दिखने में रईस और शायद वो भी गेस्ट थी, बोली, अब तो यकीन हो गया कि यह सच में दिमाग से हिली हुई है। रियाज ओबराय की पत्नी, वो भी है? ओ गॉड। और वो हंसते हुए अंदर चली गई। संजना जी ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। श्वेता को एहसास हो रहा था कि उसकी बहुत भारी बेइज्जती हो गई है। उसे नहीं लगा था कि यह गार्ड इतना ढीठ निकलेगा, पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसे तो अपने स्टेटस, रुतबे और पैसे का दिखावा करना था। वो आगे बढ़ी और उस गार्ड के ऊपर तमाचा लगाया ही था कि किसी ने उसका हाथ हवा में ही थाम लिया। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वहां रियाज आ चुका था। उसी ने श्वेता का हाथ थामा था। व्हाट द हेल इज दिस, वो बहुत ही खतरनाक लहजे में बोला और उसे छोड़ दिया। श्वेता बस उसे देखे जा रही थी। उसने ब्लैक एंड व्हाइट 3 पीस सूट पहना था जो उस पर काफी फब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सदियों बाद देख रही हो। तभी वो होश में आई। रियाज, रियाज तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। यह गार्ड मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। और तुम क्या कर रही थी? मैं क्या? मैं तो चुप। देखा और सुना मैंने जो तुमने आखिर में कहा। तुम्हें तमाशा करने का शौक है क्या? नहीं, सारी गलती इसकी है। इसी ने पहले शुरू किया। वो गार्ड की तरफ इशारा कर बोली। आवाज नीचे, और वो गार्ड की तरफ मुड़ा। बताओ क्या हुआ था? वो आराम से बोला। गार्ड पहले तो हिचकिचाया, फिर उसने सारा वाकया शुरू से अंत तक सब सुना दिया। हाँ, तो यह थी इसकी बदतमीजी। रियाज श्वेता से बोला। वो मैं तो खास हूं तो इसलिए। क्यों खास हो? रियाज बीच में बोला। क्यों? वो आश्चर्य से बोली। हाँ क्यों, ऐसी क्या वजह है जो तुम खुद को खास बता रही हो? सिर्फ थोड़ी सी जान पहचान या घर पर 1-2 बार आकर कोई खास नहीं हो जाता। वरना मैं तो ऑफिस में अपने एम्प्लॉय और वर्कर के साथ हर रोज पूरे दिन रहता हूँ। तो क्या वो सारे खास हो गए? श्वेता सकपका जाती है। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। संजना जी भी शांति से खड़ी होकर बस सुन रही थी। उन्हें मालूम था रियाज बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तुम तुम इसे अभी के अभी जॉब से फायर करो। नहीं करूंगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है। बदतमीजी तुमने पहले शुरू की। और अगर इनविटेशन कार्ड नहीं भी था तो तुम्हें मुझे या किसी भी फैमिली मेंबर को बुलाना चाहिए था। नियम यहाँ सबके लिए बराबर हैं। वो एक एक शब्द चबाता हुआ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं लगा तुम्हें
कि अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके अंदर आ जाऊं और सबको अपनी पहुंच बताऊं। अगर ये गलत फहमी है तो तुमसे भी बड़े रुतबे वाले लोग यहाँ आए हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसे 100 लोग खरीद सकते हैं। श्वेता को झटका लगा उसकी बात सुनकर। कहाँ वो उससे सिंपैथी पाना चाहती थी और कहाँ वो उसको सुनाया जा रहा है। नहीं रियांश, ऐसा कुछ तो मैं सोच। चुप, अब और नहीं। आंटी आप अंदर चलिए, और चाहो तो तुम भी आ सकती हो, वो श्वेता को बोला और खुद आगे बढ़ने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। और तुम क्या कह रही थी, मेरी पत्नी? रियली? मैं यहाँ खड़े लोगों को बता दूं कि ये मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी अंदर है और उसका नाम स्मृति खुराना है। और वो चला गया। श्वेता का चेहरा लटक गया, उसकी सारी खुमारी उतर गई। कभी तो मेरी सुन लिया कर। पर नहीं, तुझे तो हमेशा अपने मन की करनी रहती है, संजना जी नाराजगी से बोली। पर श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। स्मृति अंदर अपने कमरे में तैयार बैठी थी। वो उस रेड कलर के गाउन में खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका मन अंदर से बेचैन हो रहा था। तभी उसे लेने के लिए रिचा और छवि आए। वाओ, सो प्रिटी, तुम तो किसी डॉल की तरह लग रही हो। अगर रियाज ने देख लिया ना तो पूरा फ्लैट हो जाएगा। छवि बोली। सही कहा, सच में बहुत प्यारी लग रही है, किसी गुड़िया की तरह, रिचा ने कहा। आप दोनों भी कम नहीं लग रही, स्मृति बोली। तीनों मुस्कुराती हैं। अब रेडी होकर नीचे चलें, रिचा ने पूछा। स्मृति असहज हो जाती है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा इतने सारे लोगों के बीच कैसे जाऊंगी। चिंता मत करो, रियांश है ना, वो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, रिचा बोली। स्मृति अपनी नजरें झुका लेती है। देखो तो कैसे रियांश के नाम पर बिलस कर रही है। छवि हंसते हुए बोली। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों छेड़ रही हो छवि, रिचा बोली। चलो चलते हैं, सभी आ चुके हैं। 1 मिनट रिचा दी, मैं अभी आई। आप और स्मृति यहीं रुके, बोलकर छवि जल्दी से चली जाती है। अरे कहाँ जा रही हो, ये लड़की भी ना कुछ बताती भी नहीं, ऋचा बोली। मुझे पसंद है वो, स्मृति अचानक बोली। छवि? हाँ, उससे बात करके अच्छा लगता है, वो हमेशा मुझे अच्छा फील कराती है। और आपको पता है ऋचा दी, जब मैंने उसे दी कहा तो उसने मुझे खुद को नाम से बुलाने को कहा। कहा कि मैं उसे सिर्फ छवि कहूँ। ऋचा मुस्कुराती है। हाँ, छवि ऐसी ही है, बचपना उसके अंदर अभी भी है। वो तो रोते हुए को भी हंसा देती है, हरकतें ही उसकी ऐसी हैं। बचपना? हाँ, ये रहना ही चाहिए, वरना कभी कभी कुछ लोग अपने बचपने में भी अपना बचपन नहीं जी पाते, स्मृति खोए स्वर में बोली। क्या? नहीं मतलब वो। तभी छवि आ जाती है। लो मैं आ गई, और इसे भी ले आई। उसके साथ रियांश था। छवि उसकी बाहें अभी भी पकड़े हुई थी। रियांश और स्मृति एक दूसरे को नहीं देखते। ऋचा थी, रियांश आ ही नहीं रहा था, इसलिए उसे जबरदस्ती खींचकर लाना पड़ा। पर लाई क्यों? क्यों, आप भूल गई? अरे ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे जाएंगे ना। ओह हाँ, ये सुनकर स्मृति और घबरा जाती है। नहीं भाभी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे ये नहीं करना, व्यास बोला। चुप, क्यों नहीं करना? चलो दोनों, ऋचा सख्ती से बोली। भाभी प्लीज समझिए ना, तुम चल रहे हो या बुलाऊं माँ को? वैसे भी अब तुम मेरी सुनते कहाँ हो, यही मान है बड़ों की बात का। नहीं भाभी, मैं आपकी बात भला टाल सकता हूँ? आप तो मेरी माँ से बढ़कर हो मेरे लिए। तो ये बात नहीं मानोगे? रियाज को सोचता है और एक गहरी सांस लेकर बोला। ठीक है। रियाज और स्मृति एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आ रहे थे। वो दोनों सीढ़ियों के करीब पहुंच चुके थे और अब लाइट का फोकस उनके ऊपर था। दोनों इससे सहज नहीं थे। नीचे खड़े सबकी निगाहें उन पर थम चुकी थीं। श्वेता उन दोनों को साथ में यूं देखकर तमतमा उठती है। उसकी आंखों में रोष था और नफरत भी साफ देखी जा सकती थी। उसी समय उद्विता जी हाथ में माइक लिए अनाउंस करती हैं। मीट माई सन रियांश ओबराय, और उनके साथ हैं उनकी पत्नी और इस ओबराय खानदान की बहू स्मृति रियांश खुराना ओबराय। श्वेता की आंखों से अंगारे जैसे आंसू बरस रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।